प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा के अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत प्रश्नावली 10.1 की प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। प्रश्नों का हल करना सीखने से पहले आइए हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं यह वृत्त क्या होता है। तो दैनिक जीवन में हम लोग ताली के गुच्छे का प्रयोग करते हैं। देखिए इस ताली पिन में यह जो रिंग है, इससे आप देख रहे हैं यह रिंग जिसमें ये लगा है और ताली लगा है। यह देख रहे हैं रिंग, इसकी आकार और आकृति कैसी है। इसी तरह से देखिए महिलाएं हाथ में क्या पहनती हैं, चूड़ी। क्या पहनती हैं? चूड़ी। देखिए इसका आकार आकृति कैसा है। ठीक इसी प्रकार देखिए यह क्या है, चांदा प्रकार गोला है। यह देख रहे हैं इसकी आकृति कैसी है। इसी तरह से हम लोग पैसे का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। देखिए यह 1 का सिक्का है, इसकी आकृति और आकार कैसा है। इसी तरह से देखिए यह 2 का सिक्का है, इसकी आकृति और आकार आप पहचान रहे हैं। इसी तरह से देखिए यह 5 का सिक्का है, इसकी आकृति और आकार भी आप पहचान रहे हैं। उसी तरह से देखिए ढेर सारी आकृतियां हैं। देखिए यह आकृति है, देख रहे हैं यह आकृति है, इसको भी आप पहचान रहे हैं। देखिए इसी तरह से ये भी आकृति है, देख रहे हैं यह आकृति है, इसको भी आप पहचान रहे हैं। इन सबों को आप क्या कहेंगे? इन सबों को वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। अब प्रायः बच्चे यही कहते हैं कि जो गोलाकार आकृति होती है उसे वृत्त कहते हैं। क्या? गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। जब यही बात है तो देखिए यह क्या है, देख रहे हैं यह क्या है? यह भी तो गोलाकार है। क्या यह वृत्त है? नहीं, यह वृत्त नहीं है, यह गेंद है। बाल जिसे कहते हैं यह भी गोलाकार है। लेकिन देखिए इसमें क्या अंतर है? कुछ अंतर दिख रहा है। देखिए यह एक तली आकृति, किसी तल पर इसकी आकृति बनेगी, लेकिन यह तल पर ही नहीं होगा, तल के बाहर इस तरह से रखे हैं। देखिए इसका कुछ भाग तल पर है और शेष भाग आसमान में है। अब आपके मन में आएगा आसमान क्या होता है? किसी तल के ऊपर या धरती तल के ऊपर जो खाली स्थान है वह आसमान है। देखिए यह वृत्त नहीं है, इसे आप गोला कहेंगे। क्या? गोला या बाल या गेंद। ठीक है, यह भी गोल है लेकिन यह तली आकृति नहीं है। आप जान लीजिए वृत्त क्या होता है? तली आकृति होता है या किसी तल पर स्थित होता है। ठीक, अब वृत्त को परिभाषित कैसे करेंगे? कैसे परिभाषित करेंगे? आप रेखा की परिभाषा पढ़े होंगे। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। अब देखिए इसको कहते हैं सीधी रेखा, इसको कहते हैं वक्र रेखा। यानी बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। यही बिंदु यदि किसी नियम के अनुसार चलना शुरू कर दे, किसी नियम या शर्त के अनुसार चलना शुरू कर दे, तो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि यह बिंदु है, यह क्या है? स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु। और एक कोई चर बिंदु है, मान लीजिए यहां चर बिंदु है, ये क्या है? चर बिंदु। ये सभी बिंदु कहाँ है? किसी तल पर स्थित हैं। तब यह स्थिर बिंदु यदि स्थिर है, यह चर बिंदु चल रहा है, तो क्या इसकी परिभाषा होगी? यदि
कोई चर बिंदु किसी स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर अगर चल रहा है तो जो आकृति बनेगी वही वृत्त कहलाएगा। यानी क्या कहेंगे, किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ, देखिए इस तरह चल रहा है, ऐसा बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान हो, इस प्रकार बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए चर बिंदु है, स्थिर बिंदु, यह क्या है, स्थिर बिंदु है या चर बिंदु है। तो क्या परिभाषा बताया गया, किसी तल पर स्थित किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी नियत हो, यानी यह दूरी सदैव कहीं से भी आप नापेंगे यह क्या होगी, स्थिर होगी। यह क्या दूरी होगी, नियत दूरी होगी। तो इसे क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। फिर से सुन लीजिए परिभाषा, किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान हो, इस प्रकार बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। देखिए वृत्त यह है, यह स्थिर बिंदु है, क्या यह स्थिर बिंदु है और यह चर बिंदु है। इस प्रकार जो बन गया तल पर आकृति वह क्या बन गया, वृत्त बन गया। अब आप वृत्त की परिभाषा जान गए होंगे, फिर से सुन लीजिए, किसी तल पर चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर हो, इस प्रकार बनी आकृति को बिंदु पथ कहते हैं, या इस प्रकार बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक, फिर से सुन लीजिए, किसी तल पर किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी नियत हो, स्थिर हो, इस प्रकार बनी आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक, अब वृत्त की परिभाषा आपको आ गई होगी। अब आप देखिए, अब तो यह वृत्त है, अब देखिए यह वृत्त तल पर है, तो जितना यह तल पर यह घेरा है इसे कहते हैं तलीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, तलीय क्षेत्र। ठीक, अब आप देखिए यह इतना घेरा है, यह इसका तलीय क्षेत्र है। अगर छोटा सा वृत्त है, यह इतना घेरा, इसका यह तलीय क्षेत्र है। ठीक, अब आप इसमें तमाम बातें हैं, इसको सीखिए। यह वृत्त तो बन गया, अब इसको क्या कहते हैं, इसको, यह देखिए वृत्त का बाहरी भाग है, इसे परिधि कहते हैं। क्या, परिधि। आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वृत्त के बाहरी भाग को परिधि कहते हैं। क्या, वृत्त के बाहरी भाग को परिधि कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कोई यहां से यहां तक काट दिया, कोई यहां से यहां तक काट दिया, तब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। अब देखिए इसको कहते हैं चाप। वृत्त के किसी भाग को हम चाप कहते हैं। अब देखिए यह चाप है, यह भी चाप है, यह छोटा है यह बड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं लघु चाप। क्या, लघु चाप। और यह बड़ा है इसलिए इसे कहते हैं दीर्घ चाप। इसे क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। अब आप समझ आ गया होगा, वृत्त के किसी भाग को, किसी खंड को चाप कहते हैं। और यदि चाप छोटा है तो उसे कहते हैं लघु चाप, यदि चाप बड़ा है तो उसे कहते हैं दीर्घ चाप।
अगर मान लीजिए यहां से इसको काट दिया गया, तब क्या कहेंगे? यह भी चाप है, यह दोनों चाप आपस में बराबर हैं, तब इसे कहेंगे अर्धवृत्त। वृत्त तो यह है, यह होगा अर्धवृत्त। अगर यहां से आप यहां से काट देंगे, तब देखिए यह बड़ा हो गया या छोटा हो गया, यह लघु चाप होगा, यह दीर्घ चाप होगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से वृत्त है, हम यहां से कोई रेखा खींच दें, कोई रेखा खींच दें, तब इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको कहते हैं जीवा। क्या? जीवा। अब जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। देखिए ये सभी जीवाएं हैं, ये सभी जीवाएं हैं, ये सभी जीवाएं हैं। देखिए एक जीवा केंद्र से होकर जा रही है, यह जीवा सबसे बड़ी है, यह जीवा क्या है? सबसे बड़ी है। इसलिए इस बड़ी जीवा को हम इसका व्यास कहते हैं। क्या? व्यास। अब व्यास किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। क्या? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक, अब आपके मन में आएगा, यह मान लीजिए वृत्त है, यह केंद्र है। केंद्र आप जान गए, स्थिर बिंदु को ही केंद्र कहते हैं। या अगर इसको यहां से मिला दिया जाए, यानी जो नियत दूरी है, इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए यह वृत्त है, यहां से काट कर हम इसको निकाल दें, काट कर निकाल दें। देखिए यही वृत्त है, देखिए वृत्त है, यहां से काट कर इसको निकाल दिया गया। देखिए यह पूरा वृत्त रहा, काट के निकाल दिया गया, तो यह क्या है? वृत्त का ही भाग है, लेकिन बड़ा भाग है, और ये क्या है? छोटा भाग है। इसमें देखिए यह वृत्त है, अब इतना काट कर निकाल दिया गया, तो यह क्या है? यह भी वृत्त का ही भाग है, यह भी वृत्त का भाग है, तो इसे कहते हैं वृत्तखंड। वृत्त का भाग, यह क्या है? वृत्तखंड। अब वृत्तखंड तो है, लेकिन यह बड़ा है, यह छोटा है, इसलिए इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और इसे क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। इसके ऊपर का जो भाग है, यह सब है, ये सब यह है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। अब आप वृत्तखंड की परिभाषा बता सकते हैं। कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड, बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यदि कोई जीवा व्यास हो, तब दोनों भागों को अर्धवृत्त कहते हैं या अर्धवृत्तखंड कहते हैं। ठीक, अब आइए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से काट दिया, इसको अलग कर दिया। देखिए इस तरह से मान लीजिए, देखिए एक वृत्त है, देख रहे हैं, यह वृत्त है, इसको काट के अलग कर दिया गया, यह अलग हो गया। अब इसे क्या कहेंगे? देखिए जिसे यह अलग हो गया, इसे कहते हैं, देखिए यह त्रिज्या है या चाप है, तब क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या? त्रिज्य खंड। अब देखिए इसमें भी दो त्रिज्य खंड बन गए,
एक त्रिज्यखंड यह है, देखिए यह है और ये है, यह छोटा है यह बड़ा है, तब इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक, समझ में आ गया होगा। यह त्रिज्यखंड है, यह लघु त्रिज्यखंड है और यह दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब देखिए यह वृत्त है, यह वृत्त है, यह केंद्र है। अब देखिए वृत्त किसी तल को 3 भाग में विभाजित करता है। किसी तल को यह क्या करता है, 3 भागों में विभाजित करता है। देखिए यह जो वृत्त के अंदर का भाग है, यह अभ्यंतर या अंदर का भाग, क्या इसे कहते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर। और जो बाहर का भाग है इसे कहते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग। एक भाग और है, देखिए यहाँ जो यह वृत्त पर है इसे कहते हैं वृत्त। यानी वृत्त क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित करता है। अभ्यंतर, वृत्त के अंदर का भाग, बहिर्भाग, वृत्त के बाहर का भाग, वृत्त जो वृत्त के परिधि पर हो। ठीक, जैसे आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, इस तरह से मान लीजिए कोई बिंदु है 0,7, 0,7 है, तो यहाँ 0 हो गया, भुज 0 है, 7 ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा। अब देखिए ना तो यह प्रथम चतुर्थांश में है, न द्वितीय चतुर्थांश में है, न प्रथम में है न द्वितीय में है। कहाँ है यह? वाई अक्ष पर, और ऊपर है धन वाई अक्ष पर। उसी तरह से अगर कोई बिंदु यहाँ है, न तो वृत्त के भीतर है न तो वृत्त के बाहर है, वह वृत्त पर है। ठीक, जैसे आप पढ़े होंगे हिरण्यकश्यप की मृत्यु न दिन में होगी न रात में होगी, आखिर कब होगी? तो उसे कहते हैं गदह बेला में। अब आपको इस पर सब चर्चाएं आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए यह वृत्त बन गया, यह केंद्र है, मान लीजिए यह जीवा है। ठीक, आपको बताया गया यह वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है, यह दीर्घ वृत्तखंड है। अब लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड की क्या परिभाषा होगी? जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। अगर त्रिज्यखंड है तो किन्हीं 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच के क्षेत्र को चाप के क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब कोई चाप है, अब देखिए परिधि पर जो कोण बना रही है, यह इस चाप द्वारा या इस जीवा द्वारा परिधि पर बना अंतरित कोण। ठीक है, अब यह चाप देखिए, यह दीर्घ वृत्तखंड पर बना अंतरित कोण है और यह लघु वृत्तखंड पर बना अंतरित कोण है। यह लघु वृत्तखंड पर बना अंतरित कोण है और यह दीर्घ वृत्तखंड पर बना अंतरित कोण है। उसी तरह से चाप द्वारा यह देखिए केंद्र पर बना अंतरित कोण है और यह इस चाप द्वारा केंद्र पर बना अंतरित कोण। देखिए इस पर इसका लेंगे तो इधर होगा, अगर इसका लेंगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। आइए आप प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है,
खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित है। बहिर्भाग या अभ्यंतर वृत्त का केंद्र क्या होता है? वृत्त के बीच में यानी उसके अंदर होता है। क्या भरा जाएगा? अभ्यंतर। यहाँ क्या भरा जाएगा? अभ्यंतर। ठीक। अब दूसरा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त में स्थित होता है। अब देखिए यह त्रिज्या है, मान लीजिए यहाँ कोई है तो यह बाहर होगा कि भीतर होगा? बाहर होगा। तो क्या भरा जाएगा? यहाँ बहिर्भाग। बहिर्भाग में स्थित है। तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। बताया गया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होके जाती है क्या कहलाती है? यहाँ भरा जाएगा व्यास। फिर एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। वह चाप क्या होता है? अगर देखिए यही चाप है, इसके सिरे व्यास के सिरे हैं तो क्या होता है? अर्धवृत्त। एक चाप अर्धवृत्त होता है। क्या भरा जाएगा? अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। पांचवा है वृत्त खंड एक चाप तथा जीवा के बीच का क्षेत्र होता है। बता, एक चाप तथा इस जीवा के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ क्या भरा जाएगा? जीवा। फिर अगला है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कई भागों में बांटता है? एक अभ्यंतर, एक बहिर्भाग, एक वृत्त। 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। फिर अगला है दूसरा प्रश्न, लिखिए सत्य या असत्य। अपने उत्तर का कारण दीजिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखिए यार, केंद्र है, कहीं से आप मिला दीजिए, यह क्या होगी? त्रिज्या होती है। यह सही है। दूसरा है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। यह देखिए गलत है। अब समान लंबाई, कितनी लंबाई की? तमाम जीवाएं होंगी। इस तरह से तमाम जीवाएं होंगी, इसलिए यह गलत है, असत्य है। फिर अगला है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। यह भी गलत है। देखिए यही है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भागों में बांट दिया गया है। क्या? यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है? नहीं होगा। देखिए यह 3 भागों में बढ़ गया, दीर्घ चाप नहीं होता है। क्या लिखा है? प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। यह गलत है, यानी असत्य है। चौथा है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, वृत्त का व्यास है। यह सही है। देखिए यह त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, यह त्रिज्या की दोगुनी है, इसलिए यह सही है। त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। अब देखिए त्रिज्य खंड यही है, इसमें जीवा का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है जीवा और संगत चाप, इसलिए यह असत्य है। अगला है वृत्त एक समतल आकृति। यहाँ वृत्त एक किसी तल पर ही स्थित होगा, इसलिए यह सही है। ठीक है, अब आप लगाइएगा। कोई भी अगर समस्या होती है इस नंबर पर संपर्क करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।